बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आज देखते हैं मौसम कैसा रहेगा। नाज़िन, सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब दर्जा हरारत एक्सपेक्ट किया 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 32 और 9 बजे 29। और अब टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमारा इवेंट है डेयर टू डिसाइड ब्लेसिंग्स ट्रेनिंग रिजॉर्ट, रायवन रोड इसका वेन्यू है। टाइमिंग है जी 10 बजे, सुबह 10 बजे यानी कि अभी आगाज़ हुआ चाहता है। इसमें आर्ट ऑफ मेकिंग राइट डिसीजन सिखाया जाएगा, मैनेजमेंट स्किल्स होंगे इसमें, और जो ब्रांड न्यू चैलेंजेस हैं, शॉप टू डेयर डिसाइड एंड स्टार्टिंग विद द मंथ वाटरिंग ब्रंच विद ऑल डे फन एंड लर्निंग। बहुत सी चीज़ें, मुख्तलिफ तरह की वर्कशॉप्स जो हैं वो यहाँ पर सिखाई जाएंगी, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। एक्सप्लोर द सोल, और इसका वेन्यू है जी प्रोफिशेंट इंस्टीट्यूट 5, निज़ाम ब्लॉक, रामा इकबाल टाउन, वहदत रोड, लाहौर। और टाइमिंग है इसकी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, यानी कि आगाज़ हो चुका है। इसमें टेक अ 1 डे गाइडेड टूर टू सर्च योर सोल। आप वहाँ जाकर अपनी मेडिटेशंस और जिस तरह से भी वो आपको सिखाया जाता है वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कंप्यूटर पर अब टेस्ट देना होगा 5 मिनट में, 75% नंबर लेना लाजमी। पोलियो मुहिम शुरू, 3 रोज में 16 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। जेल रोड छुट्टी के औकात में 3 यूटर्न्स बंद रखने का फैसला कर लिया गया। शहर में बायोगैस से 14 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। और आज की हमारी लीड स्टोरी, इमरान भाई आपसे आगाज़ करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कंप्यूटर पर अब टेस्ट देना होगा 5 मिनट में, 75% तक आपके मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। देखिए सिमल, शहर में जितने भी ड्राइविंग सेंटर बनाए गए हैं और इसके बाद जो स्पेशली अगर जो सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर ड्राइविंग के टेस्ट लिए जाते हैं, अगर आप वहाँ पर देखें तो यकीनन आपको वहाँ पे मजाक ही लग रहा होता है कि जिस तरह ये टेस्ट ले रहे होते हैं। और दूसरी बात ये रही कि नो डाउट ये चीज़ तो वाज़े है कि बग़ैर जाए उस सेंटर में जो है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनते, जाली भी बनते थे, सब कुछ। अब ये जो नया मंसूबा जो मुतारिफ़ करवाना है जा रहा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, CTO की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये बयान की गई है कि जो पहली उन्होंने पंच लाइन जो जारी की वो ये थी कि अब जाली और सफारशी लाइसेंस जो है वो नहीं बनेंगे। मुझे ये बताएं कि अब आप बजाय गाड़ियों पे उनका टेस्ट लेने की बजाय जो है एक बंद कमरे में कंप्यूटर के सामने आप बना दें, और जो तस्वीर हमें फुटेज जो फराम की गई है ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की, नो डाउट ये बिल्कुल आपको गेम जोन ही लग रहा है कि आप बैठे हुए हैं और वहीं पे आप कंप्यूटर के सामने लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप कैसे रोक सकते हैं कि जाली और सफारशी लाइसेंस जो है वो अब नहीं बनेंगे, कैसे मुमकिन है ये? अच्छा, लेकिन अब देखें यूरोप की तर्ज पर, यूरोप में लाइसेंस लेना सबसे मुश्किल काम है। आपको बाकायदा रिटन टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आपका ई टेस्ट होता है या ऑन रोड टेस्ट लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर आप लॉज को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप ये देखें ना कि वहाँ पे सफारिश नहीं चलती, वहाँ पे सफारिश नहीं चलती। आप ये देखें कि आपके पास जो पहले सिस्टम मौजूद है, जो पहले आप ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं या लाइसेंस बना के देते हैं, वहाँ पे क्या नहीं होता आपको भी पता, हम भी पढ़ते हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं, ख़ुद भी अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते भी हैं फील्ड में कि कैसे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बिना बगैर जाए जो है वो बन जाते हैं। अब इस चीज़ की कैसे यकीन दहानी होगी कि ये जो नया सिस्टम लाया जा रहा है कि जी कंप्यूटर पर बैठ के टेस्ट देना होगा, इसमें जो है वो सफारिश नहीं चलेगी या जाकर टेस्ट जो है वो देना होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? अब
ई सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराया जा रहा है और नो डाउट दुनिया में आपने बहुत हद तक कंप्यूटर को हर जगह हर फील्ड में जो है वो इंट्रोड्यूस करा लिया और सॉफ्टवेयर बना लिया, चीज़ें बना ली। सो क्या तरक्की नहीं करनी चाहिए फिर? देखें सिमल, मैं एक बात ये वाज़ेह कर दूँ कि जितने भी टेक्नोलॉजी के हवाले से नए प्रोग्राम मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं, उसके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का है। और पंजाब टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से तजावीज़ पेश की जाती हैं कि इस सिस्टम को ऐसे रिफॉर्म करें, फिर मुतलका महकमों को ऑन बोर्ड लिया जाता है और फिर वो सिस्टम लॉन्च कर दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारे डेटा जो हैं वो अपडेट करने के मैकेनिज़्म मुतारिफ़ कराए गए हैं। अब ये जो ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है, देखिए पहली बात तो ये कि ये बात तय हो गई, खुद इन्होंने तय कर ली कि लाहौर शहर में ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो सिफारिश पर बनते हैं। लाहौर शहर में ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो जाली भी बनते हैं जी। अगर सिफारिश पर भी बन रहे हैं, जाली भी बन रहे हैं, तो उन मुतलका अफराद को कौन पकड़ेगा? उन मुतलका सेंटर्स पे जो लोग मिले होते हैं साथ, उनको कौन पकड़ेगा? ये ऑब्वियसली सिटी ट्रैफिक पुलिस ने खुद से इसको तय करना है और उसकी प्लानिंग करनी है। अब दूसरी बात जो आप ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने जा रहे हैं, देखिए गाड़ी चलानी है आपने सड़क पर, गाड़ी की ब्रेक लगानी है आपने सड़क पर, गाड़ी के अंदर आपने गियर की तब्दीली करनी है वो सड़क पर, आपने वहां पर गाड़ी मोड़नी है और आप जरा अपनी सड़कों का हाल तो देखें। अच्छा कि वहां से अब गुजरना मुहाल है, आपको अच्छा, चिढ़ होना शुरू हो गई है। यकीन करें मुझे तो स्पेशली चिढ़ होना शुरू हो गई है। वो तो मुस्तकिल मसला है ना, वो तो मुस्तकिल मसला, फिलहाल पता नहीं वो कब हल हो। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि एक कमरे के अंदर बैठ के आप टेस्ट लें और उस टेस्ट के नतीजे में आप देखें, आप अगर सिस्टम में रिफॉर्म्स करना चाहते हैं ना, तो आप दोनों चीज़ों को इंटरकनेक्टेड कर दें। आप कहें अच्छा जी आपका पहले टेस्ट जो है वो हम रोड पर लेंगे, ठीक है, अगर रोड पर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो हम आपको रेफर करेंगे कि अब आप कंप्यूटर पर जाकर टेस्ट दें, तो कंप्यूटर का टेस्ट फाइनल टेस्ट होगा, ठीक है। वहां पर आपको लाजमी तौर पर आपको फिजिकली अपेयर भी होना है और वहां पे आपके थंब इंप्रेशंस भी लगेंगे, फिर उसके बाद आपका वहां पर सारा डेटा रिकॉर्ड होगा और फिर आपको वहां से लाइसेंस जारी होगा। तो बात कुछ समझ में आती है कि हाँ भाई, आप प्रैक्टिकली भी उसको जिंदा रखना चाह रहे हैं कि आपने रोड पर ड्राइव कैसे करनी है, और आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो जो दरमियान में बैरियर्स हैं सिफारिश के या उसमें जाली के, आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं इस मैकेनिज्म के ज़रिए से, तो ठीक है आप उसको ख़त्म करें, आप ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएं। बट जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो रियलिटी है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि एक ट्रैफिक वाले रोड पर, एक रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पर गाड़ी कैसे चलानी है। कंप्यूटर पर गाड़ी चलाना तो ऐसे ही है जैसे एक बच्चा गेम खेल रहा है, और शायद 18 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा बेहतर अंदाज में कंप्यूटर पर ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे, क्योंकि उनमें गेम खेलने की ज़्यादा सलाहियत होती है। और अब तो बहुत सारी गेमिंग जोन लाहौर में मौजूद है जहां पर बाकायदा तौर पर बड़ी बड़ी स्क्रीन है और वहां पर बैठकर आप गाड़ी चला रहे होते हैं, स्टीयरिंग भी होता है, गियर भी होता है, सब कुछ आपके हाथ में होता है, लेकिन आप स्क्रीन पर चला रहे होते हैं। तो वो बच्चे फिर ज्यादा उसमें परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी थ्रिल ज्यादा होती है, उनकी पिक करने की सलाहियत ज्यादा होती है। तो आप जरूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हमें इस पर कोई वो नहीं है रिजर्वेशन, लेकिन आप कुछ सिस्टम बना लें। इसका मतलब है कि सारे बच्चे जो हैं वो नीड फॉर स्पीड जैसी गेमें खेल के वहां जाके टेस्ट क्लियर करें और अपना लाइसेंस लेके घर आ जाएं। मैंने बात की या जो सुमरो कर रहा है, एक बात तो तय है कि हम इस मंसूबे के खिलाफ नहीं है। देखिए नो डाउट इसमें हमारी अपनी राय है, उनकी अपनी राय होगी। हम इस सिस्टम में मजीद बेहतरी के लिए जो है वो बात कर रहे हैं कि जो पहले आपका सिस्टम मौजूद था, हम देखते हैं कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने अगर जो भी लोग वहाँ पर मौजूद होते थे, वो वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो ठोकर न्याज बेच के वो ड्राइव करके दिखाते थे, ठीक है। उसके बाद उन्हें जो है वो फाइनल किया जाता था कि ये अहल हैं। और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट लिए जाते हैं, मेरे तो उस पर भी बहुत से सवाल हैं कि आप पार्किंग को देखते हैं कि आप सिर्फ रिवर्स और फ्रंट गाड़ी को चला के आप जो है वो लाइसेंस दे देते हैं। आपको पता है कि पार्किंग के रूल्स क्या होते हैं, वाया कितना रखना पड़ता है, किसी को नहीं पता होता। मेरे ख्याल से लाइसेंस होल्डर लोगों को अभी तक पार्क करनी नहीं आती है गाड़ी। तो आप ये छोड़ें, लाहौर के अंदर जो इस वक्त सबसे सीरियस इशू है कि रात को जब आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने से जब हाई बीम पर वो गाड़ी लेकर आ रहा होता है और लाइटें सीधा आपकी आंखों में पड़ती हैं, आप एकदम ब्लाइंड हो जाते, नजर ही नहीं आता। अच्छा, वो गाड़ियां बड़ी बड़ी हैं उनके पास, हैवी व्हीकल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये नहीं सेंस कि रोड पर जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो हाई बीम पर लाइट्स नहीं रखते। आप हाई बीम पर और आप अपनी गाड़ी से जितना मर्जी उनको डिपर मारते रहो, उनको फर्क नहीं पड़ता। लोगों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं, क्यों ड्राइविंग लाइसेंस क्यों दिया जाता है? इसलिए कि जो कायदो ज़ाबित है ट्रैफिक पुलिस के या गाड़ी चलाने या रोड पे गाड़ी चलाने के, ये बंदा
उसी तरह गाड़ी चलाएगा। लेकिन बिल्कुल, आप और देख पूरे लें, शहर में जिन मुझे कोई एक रोड बता बेहंगम सी दें ट्रैफिक जो मॉडल रोड हो जिसपे हर कानून को फॉलो किया जा रहा हो, लेन और लाइन की पाबंदी की जा रही हो, सीट बेल्ट पहनी हो, मोटरसाइकिल सवार जो हैं हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हो, वो मुझे कोई एक रोड बता दें जहां पर ये तमाम यही- rules जो हैं यही वो तो follow मसला- किए चीज जाएं। यही तो बहुत बड़ी मसला है ना। मिसिंग है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस अगर एक इनिशिएटिव ले, इनके पास मटेरियल मौजूद होगा, सब कुछ मौजूद होगा कि कम से कम जो डायरेक्शंस हैं, जो साइंस हैं, रोड्स के ऊपर साइंस, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, छोटे छोटे बुकलेट्स बनवा लें, वो कम से कम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे जो रोड सुमरा, पर बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे जब- लोगों की जब आप- आदत जो है ना, हमारे लोगों देखें- की आदत वो भी ऐसी नहीं है, वो किसी कानून को मेरी- फॉलो करना अब ही आप करना नहीं देखें, चाहते, आप बुकलेट बनवा दें, आप पैम्फलेट लाहौर बनवा दें, में- आप रोक के उनको बता एक दें, सेकंड, फॉलो अप सिमल, नहीं एक होता। सेकंड, मैं यहीं एक से सेकंड। बात का सिलसिला आगे मैं बढ़ाऊंगी, मुझे ब्रेक की मिनट, तरफ मैं जाना है। ये जी। कह रहा हूँ कि लाहौर में इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस को सबसे सीरियस इशू ये है कि वो किसी को भी पकड़ते हैं, उनको फौरन फोन आ जाता है कि आप इसको छोड़ दें। ये चलें, हमारा इस पर बात करेंगे कि वाकई सिफारिशी फोन जो आते हैं और दूसरा जो वार्डन्स नेग्लिजेंस शो करते हैं कि लेन और लाइन की पाबंदी उनके सामने जो है वो इस रूल को वायलेट किया जा रहा होता है, लेकिन बॉदरेशन नहीं होती है और एक जमगटा बना के एक तरफ खड़े होते हैं और दूसरी तरफ ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। जेल रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है, उस हवाले से हमारी अगली खबर भी है कि छुट्टियों के औकात में अब 3 यूटर्न जो है वो बंद रखने का फैसला किया गया है। इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर अली शाही की, और जेल रोड पर छुट्टी के औकात में अब 3 यूटर्न्स बंद रखने का फैसला किया गया। एक तरफ हम ट्रैफिक की सूरत हाल की बात कर रहे थे और आप सबको पता है कि इस कदर लाहौर शहर की ट्रैफिक बढ़ चुकी है कि आपको जो 15 मिनट का सफ़र है अब आराम से आधे पौने घंटे में तय करना पड़ता है। छुट्टी के औकात में जेल रोड जो आपने अरबों रुपए लगाकर सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया, 3 यूटर्न्स बंद रखने का फैसला किया गया। आप ये देखें कि जेल रोड का शुमार जो है वो सिग्नल फ्री मंसूबे में होता है। इस रोड का शुमार के यहाँ पर सिग्नल नहीं है और इसको जो जिन यू टर्न्स की आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली बनाने का मकसद ही यही था कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जाम ना हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि मुख्तलिफ जो कॉलेजेस यहाँ पर मौजूद हैं जेल रोड पर, कॉलेजेस के आगे एक स्पेशली लेन दी गई है कि तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से जाएंगी। अब आप ये देखें कि इसमें नो डाउट हम बात करेंगे कि आपने करोड़ों रुपए जो है यहाँ पर यू टर्न जो है वो बनाने में लगा दी, इसको सिग्नल फ्री बनाने में करोड़ों रुपए लगा दिए। उसके बावजूद आपकी प्लानिंग ऐसी थी कि आप अभी तक इस रोड से ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए या उसका रश जो है वो ख़त्म नहीं कर पाए। अच्छा, हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तालीमी इदारे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादातर रश जो है वो तालीमी इदारों के बाहर ही जो है वही होता है। अच्छा, आपने जब प्लानिंग की, जब आपने यहाँ से सिग्नल्स ख़त्म किए और यू टर्न आपने ऐसे बनाए कि जी सिग्नल फ्री इसको करार दे दिया और उसके बाद फिर भी रश आप ख़त्म नहीं कर पाए, तो क्या कहेंगे आप इस प्लानिंग को? अब एक छोटी सी बात है जो एक आम आदमी को भी समझ आ रही है कि किसी भी चौक में कभी यू टर्न्स नहीं बनाए जाते। आप नहर वाले चौक की बात कर लें, आप सर्विसेज हॉस्पिटल वाले चौक की बात कर लें, आप थोड़ा आगे पीछे कर देते ताकि इजीली सबका गुजर होता। अब जिसने कनेक्ट कॉलेज जाना है वो सर्विसेज वाले यू टर्न से यू टर्न लेके सीधा मैकडॉनल्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, पीछे से सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। ये तो सूरत हाल है यहाँ पर जो हमारे इंजीनियर्स को समझ नहीं आई है। अच्छा, जब ये यू टर्न बनाने की बात की गई ना कि जी सिग्नल फ्री बनाया जाएगा, तब हम बड़े खुश हुए कि भाई पता नहीं क्या बनाया जाएगा। उन्होंने सिग्नल फ्री बनाने के लिए फासले को लंबा कर दिया, ऊपर से 1 किलोमीटर का वाया घूम के आए और फिर आप ट्रैफिक में फंसे। देखें, जेल रोड इस वक्त मेन शाहराह है और आप देखें यहाँ पर हर तकरीबन कमोबेश 300-350 मीटर के बाद आपका यू टर्न है। अब एक मेन सड़क के ऊपर जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है और 3 लेन्स है, आपने वहाँ पर हर 300 मीटर 350 मीटर के बाद यू टर्न रखा हुआ है और उसके अपोजिट सड़क पर भी ट्रैफिक उसी रफ्तार से उसी दबाव के तहत आ रही है। बस को गुजरना होता है यहाँ से। अच्छा, आपको सेकंड लेन से वाया लेके बस को जाना पड़ता है और फिर पीछे से सारी लंबी कतारें जो है ट्रैफिक की लग जाती है। कनेड कॉलेज के सामने वाला यू टर्न हो या अपवा कॉलेज के सामने वाला यू टर्न हो या लाहौर कॉलेज के सामने वाला यू टर्न हो, यहाँ इन तीनों यू टर्न्स पे 12 बजे के बाद ट्रैफिक ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि 12 बजे जब पहला सेशन क्लोज होता है, कॉलेज में वैसे छुट्टी हो जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में जब मॉर्निंग की क्लासेस ऑफ होती हैं 12 बजे के बाद छुट्टी होती है, तो वो दबाव बढ़ता है एकदम और वो ट्रैफिक फिर 12 बजे से लेकर ऑनवर्ड 2-3 बजे तक मुस्तकिल जैम रहती है, क्योंकि उसके बाद फिर जो रेप्लिका का सेशन होता है उसकी क्लासेस क्लोज होना शुरू हो जाती हैं, फिर इवनिंग का सेशन होता है उसकी क्लासेस शुरू होना शुरू हो जाती हैं, तो वो दबाव मुस्तकिल रहता है। देखिए, आपने जो ये फैसला किया है ना कि इन तीनों, मैं इसको इसलिए अप्रिशिएट करूँगा
कि इससे होगा ये कि यहाँ पर ट्रैफिक रुकेगी नहीं, ट्रैफिक मुसलसल चलती रहेगी। हाँ, दबाव जाकर बढ़ेगा तो वो आपका शादमान की तरफ जाकर बढ़ सकता है। लेकिन आपने रोड कितना लंबा कर दिया। अब अगर 3 कितना यू टर्न्स बंद जेल कर देंगे तो आपको कितना आगे से घूमकर आना देखिए पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, गाड़ियां ऐसे तो वही नहीं रहेंगी। होता, ऐसे नहीं होता। देखिए आप चाहते हैं कि हर 300 मीटर के बाद आपको यू टर्न मिले, ऐसा नहीं होता। ये रोड छोटा रोड नहीं है, ये मेन रोड है। ये तो इंजीनियरिंग फॉल्ट आ गया ना, वो तो हमने उसको उस वक्त भी तनकीद और आपको अगर याद हो जब ये सिग्नल भी बन रहा था इमरान भाई, आपको भी याद हो कितनी दफा तोड़ के आपने दोबारा वो बनाए कि आप उनका वाया जो है वो गाड़ियों के मुताबिक इंजीनियर्स की गफलत है। आप उसको आप ये देखें जो बड़े ट्रॉलर हैं या जो रात को स्पेशली गुजरते हैं, अच्छा वो कैनाल रोड यूज करते थे हमेशा, ठोकर से आते थे और अगर किसी ने जेलों की तरफ जाना है वो अंडर ऊपर से चले जाते थे, क्योंकि जेल रोड का जो ब्रिज है, अंडर पास है, वो बहुत छोटा, यहाँ से नहीं गुजर। अब ट्रॉलर जो है वो भी रात को फंसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ से यू टर्न रोड पे आ जाते हैं, जेल रोड पे, उसके बाद उन्होंने यू टर्न लेना होता है, बाद में वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है रात के वक्त भी। देखें इस वक्त जो इशू है ना कि आपने जो फ्री कॉरिडोर बनाया है और उस सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के अंदर आपको अपने यू टर्न्स कम से कम रखने चाहिए थे। आपने जो यू टर्न्स रखे ना, आप देखें आप जेल रोड पर चढ़ते हैं कैनाल से, देखिए कैनाल से, मैं वही बात कर रहा हूं ना, कैनाल पे आप चढ़ते हैं, आप चढ़ते ही 300 मीटर के बाद यू टर्न आ जाता है। अच्छा आपने वो यू टर्न नहीं लेना, फिर अगला 400 मीटर के बाद फिर यू टर्न आ जाता है। अच्छा वहां से लेना, फिर 200-250 मीटर के बाद लाहौर कॉलेज का यू टर्न आ जाता है। उससे आप निकलेंगे, फिर आगे जाएंगे, आपके पास मजाक का इस रोड की मेरा नहीं ख्याल कि मैक्सिमम इसकी लेंथ कोई 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो इतने टर्न्स, इतने यू टर्न्स, फिर ट्रैफिक का दबाव देखें ना, यहाँ पर ट्रैफिक सिर्फ कैनाल से नहीं चल रही होती है, यहाँ पर ट्रैफिक जो इंटरकनेक्टेड रोड्स हैं, आप माल रोड की तरफ से जो ट्रैफिक आती है वो भी इस पर चढ़ेगी, जो शादमान की तरफ से आती है वो भी चढ़ेगी, मजाक की तरफ से आएगी, फिरोजपुर रोड से आएगी वो भी चढ़ेगी। बंद कर दिए, सड़क की चौड़ाई तो नहीं बढ़ा सके, बॉटल नेक्स तो फिर बनेगी, जो एक्सट्रीम राइट पर गाड़ी जा रही होगी उसको यू टर्न बंद मिलेगा, वो फिर वापस आने की कोशिश करेगी। इसका सिर्फ हल एक ही है, आप जितनी मर्जी रोड चौड़ी कर लें, आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट पे पैसे लगा दें, इसका हल सिर्फ एक ही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली लॉन्च करके लोगों को उसकी तरफ लाएं, क्योंकि हर शख्स के पास लोगों को क्या कह रहे हैं। आप कनेट कॉलेज की मिसाल ले लें, आपने गेट के अंदर से उनको एक ड्राइववे दिया हुआ है कि आप गाड़ियां अंदर लेकर जाएं, पिक करें जिसको भी आप पिक करने आए हैं, और उसके बाद आप दूसरे गेट से बाहर निकल जाएं। लोग उसको नहीं इस्तेमाल कर सके, लोग बाहर ऐसे नहीं होता, लेकिन लोग बाहर खड़े हैं कि हमारा बच्चा बच्ची बाहर आए, हम पिक करके लेके जाएं, हम अंदर जाने की ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। देखिए मेरी बात सुने, गाड़ियों का दबाव बहुत ज्यादा है, आप उसको अंडरस्टैंड करें। गाड़ियों के दबाव को रोकने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस कराएं। देखिए आप एक रोड पर अगर 60 गाड़ियां चल रही हैं तो उसके मुकाबले पर सिर्फ एक बस चलेगी, उसमें 60 अफराद सवार होंगे। आपने मेट्रो बस बनाई, आप कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर सके, क्या फिरोजपुर रोड पर आपको गाड़ियां आपने मेट्रो बस बनाई इस वजह से थी कि जिनके पास गाड़ियां हैं वो गाड़ी खड़ी करेंगे और वो मेट्रो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा करें और मेट्रो को यूज करें, लेकिन लोग नहीं करते। अगर लोग नहीं आप कैसे पाबंद बना सकते हैं लोगों को? पाबंद बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में क्या होता है, रोड्स पर टैक्सेस होते हैं, पार्किंग की हैवी फीसेस होती हैं, लोग अपनी गाड़ी रखना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं हम पार्किंग की इतनी हैवी फीस देंगे, हम कहां से बर्दाश्त करें, गाड़ी घर खड़ी करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओ। तो आप कहते हैं कि पार्किंग फीसें जो है वो बढ़ा दी जाए, मेरी बात सुने, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, चॉइस ही नहीं है आपके पास। ये तो आप तब करें ना जब मेरी बात सुने सिमल, आज से 10 साल पहले लाहौर में इतनी गाड़ियां थी जितनी अब है। गाड़ियों की तादाद डेफिनेटली बढ़ी है, डेफिनेटली नहीं, कई 100 गुना बढ़ी है। तो बात ये है कि आपके पास कंट्रोल करने का मैकेनिज्म आपने बनाना है। तो आपको वो बहुत सी चीजों में फेल हो गए ना। आप ये तो इदारों ने पार्किंग स्टैंड्स के अलावा जितने भी पार्किंग स्टैंड्स हैं आप उनको बंद नहीं कर सके, आप तजावुजात खत्म नहीं कर सके, आप वार्डन्स को पाबंद नहीं कर सके कि वो अपनी अपनी ड्यूटीज जो है वो ऐसे तरीके से अंजाम दें, लोगों को आप पाबंद नहीं कर सकते, रूल्स फॉलो करें। तो फिर सिस्टम कैसे डिपार्टमेंट अपना काम करते नहीं है, तो फिर आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो डिपार्टमेंट फेलियर है, डिपार्टमेंट फेलियर है, हुकूमत फेलियर है, सब कुछ फेलियर है। इस पर हम बहुत बोल चुके हैं। आप कैंपेन्स चलाते हैं, 3 महीने के बाद आपको भूल जाता है कि आपने सीट बेल्ट की कैंपेन चलाई थी या कम उम्र ड्राइवर्स की कैंपेन। जनाब छोड़ दे तो फिर आप देखें ना आवाम की तरफ से रिस्पांस क्या आ रहा है। मैंने जो बात की थी ब्रेक से पहले कि वार्डन किसी को पकड़ता है फौरी फोन आ जाता है
कि इसको छोड़ दे, इसको क्यों पकड़ा, ये फला एमपीए का वाकिफ है, ये फला एमएनए का वाकिफ है, फला ब्यूरोक्रेट का वाकिफ है, फला जर्नलिस्ट का वाकिफ है, ये फला पुलिस ऑफिसर का वाकिफ है। होता है ऐसे, ये रियलिटीज है, ये ग्राउंड रियलिटीज है। आप इसको नहीं नजरअंदाज, अगर वो वार्डन सख्ती करता है तो बाद में उसकी हाजिरी लगवा देते हैं वहां पर, चले जी आप सस्पेंड है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे। पोलियो मुहिम जो है वो दोबारा से शुरू की गई है और फिगर रखा गया है 16 लाख बच्चे। ऐसी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, लेकिन फिर ऐसा वाकया होता है कि जैसे अभी रिसेंटली सब्जाजार के इलाके से पोलियो वायरस जो है वो पॉजिटिव आया। इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका, 16 लाख बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और एक नई वैक्सीन भी मुतारिफ कराएगी जिसमें इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, वो भी किया जाएगा। कल डीसीओ ने मियां मुंशी अस्पताल से बच्चों को कतरे पिलाकर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। इमरान भाई, आपकी खबर है ये, और यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पोलियो मुहिम शुरू की गई और काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन्स भी रहीं, जिसके बाद आपको सफ़र जो है वो पोलियो वायरस की जो तस्दीक है वो मिलती रही, लेकिन फिर एकदम से ऐसा होता है कि पॉजिटिव आ जाता है और वो सारा इमेज जो है वो धड़ाम से नीचे आ जाता है। 2-3 चीज़ें सिमल जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि पहले अगर हम बात करें इंतज़ामी कारकर्दगी की, जिसमें सिटी गवर्नमेंट भी और महकमा हेल्थ भी है, इनका टारगेट ये होता है कि जो पूरे शहर में बच्चे हैं जो तकरीबन 16 लाख से ज़ायद हैं, उनको ये पहले 3 दिन में कोशिश करते हैं कि हर घर में जाके जो हमारी टीमें हैं, जो कि 4300 से ज़ायद टीमें हैं जो कि पोलियो के कतरे पिलाती हैं, ठीक है, ये अपना टारगेट अचीव भी करते हैं। और जो बाकी बच्चे रह जाते हैं उनको अगले 2 दिन कैचअप डेज जो है वो कहा जाता है, उनमें पोलियो की वैक्सीनेशन जो है इन बच्चों को कराई जाती है। अच्छा, इसके बाद होता ये है कि एक तो ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो लाहौर शहर से बाहर अगर कोई आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, एक तो अफेक्ट ऐसे लोग भी होते हैं, ये भी मंजर यहाँ पर आए हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैंने जब ये कैंपेन कवर किया तो आप यकीन जाने, अभी भी मैं ज़्यादा दूर बात नहीं करता, मजंग के मैं इलाके की बात करूँ, वहाँ पे मैं विज़िट पे गया, पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही थी, लिटरली वो फैमिली पोलियो के कतरे पिलवाना ही नहीं चाह रही थी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने खुद कहा, ठीक है, सिटी गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने खुद कहा, इनफैक्ट मैंने खुद आगे होकर कहा, मैंने कहा जी ये आपके बच्चे के लिए ज़रूर, कहता है नहीं जी नहीं, हमें नहीं आप एतमाद। आप लिटरली लोगों का माइंडसेट देखें कि वो अभी तक उन्हें यकीन ही नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर तो मौजूद है, यही सूरत हाल जो है ये हमें भी समझते हैं कि हम प्राइवेट ही जाकर पिला ये जो लेंगे। पॉजिटिव केस एक आया था सब्जाजार से, उसकी भी यही वजह थी कि उन्होंने भी पोलियो के कतरे जो है वो पिलाने से मना कर दिया था, और वो बेसिकली खाना बदोश लोग जो थे वो थे, और उन्होंने जो है वो इनकार किया था, और वहाँ से केस जो है वो पॉजिटिव आया था। तो ये चीज़ें जो है हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेंगी, पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उनके दरवाजे पे कुछ लोग आ रहे हैं तो वो नो डाउट आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत के लिए आ रहे हैं। आप ये पोलियो के कतरे पिलाएं, पूरी दुनिया में पिलाए जाते हैं। अगर आपको उन पे एतमाद नहीं है तो खुद करीबी डिस्पेंसरी में चले जाएं, वहाँ जाके पिलवा लें, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ जाके जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। जी अकमल, आप क्या कहेंगे? देखिए सिमल, कैंपेन्स को सक्सेसफुल करने के लिए कैंपेन्स की जो स्ट्रेटजी होती है ना, हमेशा वो देखी जाती है कि कैंपेन्स की स्ट्रेटजी क्या है। आप कभी भी माइक्रो लेवल्स के टारगेट्स को हासिल करने के लिए लार्जर स्केल की कैंपेन्स डिज़ाइन नहीं कर सकते। जब भी आप करते हैं आप फ्लॉप होते हैं। पाकिस्तान में पोलियो का किसी भी शहर में अगर इशू है तो उसके फ्लॉप होने की वजह यही है कि इशू लोकल होता है, आप उसको डिज़ाइन करते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नेशनल लेवल पे, वो आप उसको एड्रेस ही नहीं कर पाते। मुझे बताएं, अगर पोलियो को कतरे पिलाने पर जो रेजिस्टेंस है उसके 2 ही मेजर फैक्टर हो सकते हैं ना, या उसका रिलीजन फैक्टर हो सकता है या उनके अपने जो है वो सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हो सकती हैं। आपकी ये दोनों इश्यूज लोकल लेवल की हैं। आप उस लोकल लेवल के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मुझे बताएं, आप गली मोहल्ले में मसाजिद को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? आप इमाम मस्जिद को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? अगर उस इलाके के अंदर वडेरा सिस्टम है, पंचायत सिस्टम है, आप उसके जो सरपंच है उसको क्यों नहीं लेते? आप सरदारों के जो कबाइल के सरदार हैं उनको क्यों बहुत दफा ऐसे हुआ है पोलियो कैंपेन से पहले उन इलाकों में मसाजिद में ऐलान लाहौर कराया में जाता है, करवाए जुमे के खुतबे में इवन अब जो है इस चीज को नहीं, मेंशन ऐसे करना नहीं शुरू होता कर ना। दिया वो गया है। तो जब गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे देती है कभी कभी, कई साल में 1-2 दफा, उससे नहीं होता कभी भी। ये काम आपको मुस्तकिल बुनियादों पर करना होता है। आप मुझे बताएं, पोलियो कैंपेन के हवाले से जब लाहौर में कैंपेन स्टार्ट हुई है, आपने ठीक है आपने कहा जी लाहौर में कैंपेन स्टार्ट, मुझे बताएं गली मोहल्लों की सतह पर कितनी उस पर वर्किंग की गई है? आपने ये 16 लाख बच्चों का जो डेटा दिया है, पहले तो मैं इमरान यूनुस से ये पूछूंगा कि ये डेटा कहाँ से आया है? ये डेटा किसने तैयार किया है?
किसी इदारे ने तैयार किया, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स है किसी के सामने है, कुछ पता है हमें किस टाउन में कितने बच्चे हैं, किस जगह पर कितने बच्चे हैं, या रफ डेटा है? मरदमशुमारी तो है नहीं, मरदमशुमारी तो हुई नहीं, आपको पता ही नहीं है मरदमशुमारी हुई नहीं, आपने डेटा दे दिया। इसका मतलब लाहौर शहर के अंदर इस वक्त 16 लाख बच्चे ऐसे मौजूद हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। अगर आपके पास ये डेटा है तो ये डेटा कोई बहुत छोटा डेटा नहीं है, ये बहुत बड़ा डेटा है। आपने इसको एड्रेस करना है। इसको एड्रेस करने के लिए आपको लोकल लेवल पे प्लानिंग्स बनानी पड़ती हैं, लोकल लेवल पर आपको स्ट्रेटेजीज, आपको टाउन से फिर नीचे यूनियन काउंसिल की सतह पर जाकर आई थिंक इमरान भाई क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं? आई थिंक इसी तरह से किया जाता है कि आपको टाउन्स और फिर यूनियन काउंसिल्स में डिवाइड किया जाता है। हेल्थ वर्कर्स हैं वो वहां जाके पोलियो के कतरे पिलाते हैं। कतरे पिलाने की टीमें जो टाउन्स को ऑन बोर्ड लेके बना के टीमें भेजी जाती हैं, वो चीज है प्रैक्टिकल सिचुएशन, जब आप पोलियो के कतरे पिलाने के लिए पूरी टीमें तैयार करके उनको फील्ड में भेजते हैं। ये तो ठीक है, आप कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को रोकना तो इन टीमों का काम ही नहीं है। रेजिस्टेंस पे ये टीमें क्या करें? इमरान भाई आप क्या कहेंगे इस पर? उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, वो स्ट्रेटेजी हमारे पास कहीं नजर नहीं आती। देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जब भी ये जो 4300 से ज़्यादा टीमें हैं, जब ये मुख्तलिफ इलाकों में निकलती हैं तो ये हर घर का डाटा जो है ये बाकायदा तरतीब देती हैं। वो चीज़ हमने भी देखी है कि हर घर से पूछती हैं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम है। अच्छा, वो चीज़ें ये नोट कर लेते हैं। कतरे वैक्सीनेशन करने के साथ साथ बिल्कुल बच्चों की नंबरिंग जो है वो भी होती है हर घर को तकरीबन। हमने तो यही देखा है कि हर घर में तकरीबन टीम जो है वो जा रही है। अच्छा, दूसरी बात रही रेजिस्टेंस की, तो ये लोगों का माइंडसेट है। अकमल, आप किसी भी देखें, पुलिस जाती है, पुलिस आप छोड़े महकमा हेल्थ को, आप छोड़े सिटी गवर्नमेंट को, पुलिस का नाम, पुलिस की वर्दी ऐसी है कि जब भी कोई बंदा देखता है ना वो डर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस को भी देखकर कहते हैं जी हमने नहीं पिलाना भाई, नहीं पिलाना भाई, हमें नहीं है तमाम भाई। बात ये है कि जिस तरह सूरो कह रहा है कि हमें लोगों में शऊर जो है वो उजागर करने की जरूरत है, नो डाउट मैं भी इस हक में हूँ कि लोगों में शऊर उजागर करने की जरूरत है। और इस हवाले से यकीनन अब तो आपके बल्दियाती नुमाइंदे आ गए हैं, आप हर इलाके के बल्दियाती नुमाइंदे को साथ लें, कम से कम चले उसकी बात मान ले, क्योंकि वो तो उस इलाके में रहता है, उसको आपने यकीनन वोट दिए होंगे। अच्छा, अगर बात यहाँ पे अगर पॉलिटिकली सोचा जाए कि अगर जी वो नून लीग को उन्होंने वोट नहीं दिए, पीटीआई को दिए या पीटीआई को नहीं दिए, नून लीग को दिए, तो आप दोनों के कैंडिडेट को साथ रखें कि जी ठीक है ये आपके इलाके की फलाह के लिए है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो आप साथ दें। यकीनन ये चीज़ करना चाहिए और ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिमल, अगर एक फैमिली है, एक है, दो है, तीन है, अगर उनका माइंडसेट ऑर्थोडॉक्स है या उनका माइंडसेट स्टीरियोटिपिकल है, तो उसको एड्रेस स्टेट ने करना है ना, उसको एड्रेस इन इदारों ने करना है। मैसिव लेवल पर अवेयरनेस जो है वो फैलाने की जरूरत है, तभी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। बहुत शुक्रिया अकमल सुमरू, इमरान यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास है जी मौसमरी, और मौसमरी पर आपको अप टू 30% तक ऑफ मिलेगा। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो सलीम फैब्रिक्स पर जाइएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा और जाकर शॉपिंग कीजिएगा। बेइंतहा कलेक्शन मौजूद है वहाँ पर, डिफरेंट कलर्स की और डिफरेंट डिज़ाइनर वेयर भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे और बचत बाज़ार में आपको बताएंगे हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर केलॉग्स चॉकोज हैं जी 700 ग्राम, रिटेल प्राइस है 525, प्रमोशनल प्राइस है 455, 70 रुपीज़ बचा सकते हैं। सर्फ एक्सेल है 2 kg पैकेट, रिटेल प्राइस 470, प्रमोशनल प्राइस 419, आप 51 रुपीज़ बचा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स बताएंगे डिफरेंट सिनेमा घरों में टुडेज डायरी में। सबसे पहले हमारे पास है जी एक्टर इन लॉ, जो कि 3 बजे और 8 बजे लगी हुई है सिनेस्टार आईमैक्स में, और 1:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में।
सली लगी हुई है 7:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में, 8:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। द मैग्निफिसेंट 7 4 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। मालिक लगी हुई है 4:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। जनान लगी हुई है जी 10 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में और 8 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। बांजू लगी हुई है 11:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में और 2:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। और अब आज के भाव। सबसे पहले हम जानेंगे, इकरा हमारे साथ मौजूद हैं कि आम ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों की सूरत हाल क्या है। इकरा बताइएगा, क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, क्या सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और आज ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो सब्जियों के हवाले से जो नरखनामा जारी किया गया है उसके मुताबिक शुगर फ्री आलू जो है वो कम से कम 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सादा आलू जो है वो कम से कम 17 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 रुपये है। प्याज जो है वो कम से कम 21 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से टमाटर जो है वो आज 42 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। देसी लहसुन जो है वो कम से कम 237 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 243 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन जो है वो आज कम से कम 15 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरा जो है वो आज कम से कम 52 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। देसी टिंडे की कीमत जो है वो आज 60 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 64 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह से देसी लीमू जो है वो कम से कम 125 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 131 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी जो है वो आज कम से कम 35 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 रुपये है। फूल गोभी कम से कम 45 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 47 रुपये है। इसी तरह से सब्ज़ मिर्च जो है वो कम से कम 58 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 62 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 74 रुपये फ़ी किलो है। अरवी जो है वो मौसमी सब्ज़ी है और उसकी कीमत जो है कम से कम 50 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 53 रुपये है। भिंडी 38 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये है। मटर जो है वो कम से कम 130 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 136 रुपये है। ये वो रेट्स हैं जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए हैं। दुकानदारों का यहाँ पे कहना है कि इन रेट्स में जो है वो क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो हफ्ते वाले दिन जो है रेट्स बढ़ जाते हैं। 2 रुपये इजाफा किया गया है आज भी सब्जियों के रेट्स में। और लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद, उनका इस हवाले से यही कहना है कि ओपन मार्केट में जो सब्जियों के रेट है वो दुकानदार जो है ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ज़्यादा कीमतों पे जो है वो सब्जियाँ फ़रोख्त की जाती हैं। और उन्होंने दरख्वास्त की है ज़िला इंतज़ामिया से कि जो दुकानदार ज़्यादा कीमत पे सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की जाए, उनको फ़ाइन चार्ज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इकरा आपका। और आपको बताएंगे गवर्नमेंट रेट के मुताबिक ज़िंदा मुर्गी जो है वो आपको मिलेगी 107 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 155 रुपये में। परचून से अंडे मिलेंगे आपको 94 रुपये दर्जन, थोक से 92 रुपये और गोरमे से 93 रुपये। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स माल के हाल में। अमेरिकन डॉलर सबसे पहले कीमत खरीद है जी 105.1, कीमत फरोख्त 105.35। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 136.5, कीमत फरोख्त 137.2।
यूरो की कीमत खरीद 116.6, कीमत फरोख्त 117.1। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.65, कीमत फरोख्त 27.8। कुवैती दिनार यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.45, कीमत फरोख्त 28.6। और कुवैती दिनार कीमत खरीद 346, कीमत फरोख्त 348.5। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 79, कीमत फरोख्त 79.45। जापानीज येन कीमत खरीद 1.02, कीमत फरोख्त 1.05। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 107.1, कीमत फरोख्त है 108। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद 80, कीमत फरोख्त है 80.55। और यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे स्किन रिलेटेड, बालों के रिलेटेड और जितने भी ब्यूटी इश्यूज़ होते हैं हमें, जो हमें बेहतर बनाते हैं, उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर मैं आज ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि अभी रिसेंटली ईद गुजरी है तो खूब खाया पिया है लोगों ने और लोगों को बड़ा इशू होता है कि वो डाइटिंग करते हैं, कंट्रोल नहीं होता, एक्सरसाइज करते हैं, कंट्रोल नहीं होता, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि लाइपोसक्शन होगा या क्या तरीका इलाज होगा। इस पर आज मैं ज़रूर बॉडी कंट्रोलिंग के हवाले से बात करना चाहूँगी। प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी हारून नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, आज तो मैं स्किन पे भी आऊँगी, बालों पे भी आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बॉडी कंट्रोलिंग पर बात करना चाहूँगी। बहुत लोगों को ये इशू है। बिल्कुल, असल में आजकल थैंक्स टू मीडिया के उसने लोगों को फिटनेस फ्रीक बना दिया और एवरीबॉडी वांट्स कि एक बिल्कुल फिट शेप हमारी बॉडी की आ जाए। तो और अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि इसमें उन्हें कुछ नहीं करना और जो करना है डॉक्टर ने करना है, मुमकिन नहीं है। तो इसमें जो पहले 2 स्टेप्स हैं उनको काइंडली आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फॉलो करें। दैट इज़, एक तो डाइट कंट्रोल करें और दूसरा एक्सरसाइज करें, या इसको अगर मैं कहूँ कि चेंज इन लाइफस्टाइल कि वो लेके आएँ कि अपनी डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज, इन 2 चीज़ों को अपनी एक नॉर्मल हैबिट बनाएं। और बॉडी कंट्रोलिंग जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है, जिसको और आपको मेंटेन रखना आपको बहुत हर वक्त ज़रूरी है। मेंटेन करना होगा। और इसमें अब जो लेटेस्ट है, जिस तरह पहले आपने कहा कि पहले जो प्रोसीजर था सबसे पॉपुलर वो था लाइपोसक्शन। अब लोग चूँकि सर्जरी के नाम से कुछ घबराते हैं कि जी ये तो सर्जरी होगी, पूरा ऑपरेशन होगा, लोग कहते हैं कि बस इससे अच्छा मोटापा ही है, उससे अच्छा मोटापा है। लेकिन अब चूँकि एडवांसमेंट्स इन लेज़र्स इतनी ज़्यादा हैं, अब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें पेशेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या उनके जो स्टबन फैट पॉकेट्स हैं उनको हम लेज़र से गायब कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं जो आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें एक है वैनक्विश, और उसमें नॉन टच टेक्नोलॉजी से फ़ैट के एरियाज़ को हम डिज़ोल्व कर लेते हैं। अच्छा, और उसमें हमें 4 to 6 सेशंस वीकली चाहिए होते हैं, और उससे एक यू कैन रीज़नेबली अपनी विदाउट या सीक्रेटली मैं कहूँगा कि अपनी फ़ैट कम कर सकते हैं विदाउट टेलिंग एनीबॉडी, कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई डाउन टाइम नहीं है, आप उठे और उठ के वापस चले गए। और ये जो आजकल सबसे लेटेस्ट वर्ड ओवर, इसने बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। लेकिन इसके साथ भी आपको ये बात फिर कहूँगा कि ये सिर्फ वैनक्विश का काम नहीं है कि आपको स्लिम एंड स्मार्ट हमेशा के लिए रखे। हम सिर्फ एक दफ़ा आपको आपकी शेप में ले कर सकते हैं, मेंटेन रखना आपकी, लेकिन मेंटेन रखना आपकी, बिल्कुल सही। और इसमें जो एक और जो लेटेस्ट डिवाइस है वो है कूल स्कल्पटिंग है। और कूल स्कल्पटिंग में वैनक्विश जो है वो हीट के थ्रू है,
और कूल स्कल्पटिंग जो है फ्रीजिंग के थ्रू फैट को किल करते हैं। और इन दोनों में एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी ट्रीटेड। और मतलब चाहे थाइज हैं, चाहे थाइज हैं, चाहे टमी है, आपके शोल्डर्स सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो टमी के लिए आते हैं। बिल्कुल सर, कि जी टमी के जो बल बनते हैं उसको टमी टायर्स कहा जाता है, ये खत्म कर दें। जी ये ख़त्म कर दें। तो उसके लिए ज़्यादा उसके लिए, और फीमेल्स में कई दफ़ा जो है आउटर थाइज या सैडल बैग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके लिए आते हैं। उसके लिए तो अगर कोई जिस तरह, लेकिन ये ज़रा थोड़े इसको कहना चाहिए स्लो प्रोसीजर्स हैं, इसमें इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं होता। चाहे आप वैनक्विश लें तो उसके लिए भी हमें कम से कम 4 to 6 वीक्स चाहिए होते हैं, और जो कूल स्कल्पटिंग है उसके भी हमें 2 months चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपको उससे इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए तो फिर उसके लिए हमारे पास लेज़र लाइपोसक्शन, या उसको हम स्मार्ट लाइपो कहते हैं। वो इंस्टेंटली आपको जो है वो फिर आपको विद इन डेज आपको इसकी शेप जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो लेज़र लाइपोसक्शन है, या जिसको हम स्मार्ट लाइपो या वेज़र कहते हैं, उसका ये बेनिफिट है कि ये सिर्फ टोटली अंडर लोकल एनेस्थीसिया होती है। सही, इसमें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। और लेकिन हम सेगमेंट्स को ट्रीट करते हैं, यूनिट्स को ट्रीट करते हैं, एक दफ़ा टमी। लेकिन अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी ऐसा लेज़र करें कि सर से पाँव तक आज के आज ही पतले हो जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी ऐसी एक बात है कि चूँकि ये इलेक्टिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, ब्यूटी प्रोसीजर्स हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी। सबसे पहले सेफ्टी, और ब्यूटी नंबर 2 पे, कि आप हेल्दी और वॉक इन रहें, कि आप आएँ, जो भी प्रोसीजर करना है करा के और वापस चले जाएं। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो ये आप लेकिन डॉक्टर साहब हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट तो होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इसका जो सबसे अगर आप लें जो नॉन टच लेज़र्स हैं या नॉन इन्वेसिव लेज़र, जो मैंने आपको पहले अभी वैनक्विश बताया या कूल स्कल्पटिंग बताया, उनका जो है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं। और दूसरा इसमें जो मेरा ख्याल है कि बाय पार्ट्स होता है, और पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि मैं आया हूँ और मैंने ये लेज़र आया अभी पतला होके निकलूँ। और सिमिलरली जो पेशेंट्स लाइपोसक्शन के लिए आते हैं, उनमें भी जो सबसे एक मेन मैंने देखा है, उनका भी यही होता है कि फुल बॉडी लाइपोसक्शन एक साथ ही हो जाए, जो कि मुमकिन नहीं। और उसके साथ लाइपोसक्शन के साथ एक दिन का डाउन टाइम है। लेकिन जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं, जो वैनक्विश है या कूल स्कल्पटिंग है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको कोई डाउन टाइम नहीं, उसमें कोई डाउन टाइम नहीं है, सेफ है, प्रोसीजर सारे सेफ हैं। अच्छा, लाइपोसक्शन अगर आप करा रहे हैं, आप ओवरऑल बहुत मोटे हैं और आप डिफरेंट पार्ट्स में भी करा रहे हैं, डिफरेंट सेशंस में भी लगवा रहे हैं, बहुत उसके बाद आप ऐसा तो नहीं होता कि आपकी स्किन लटक जाए या आपको? अच्छा, एक आपको मैं फिर एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि जो बहुत मोटे होते हैं लाइपोसक्शन उनके लिए नहीं होती। अच्छा जी, उनके लिए लाइपोसक्शन एंटी ओबेसिटी ट्रीटमेंट नहीं है। लाइपोसक्शन या ये जो प्रोसीजर है, ये लोकलाइज्ड छोटी फैट पॉकेट्स के लिए। अगर बहुत मॉर्बिड ओबेसिटी हो, जो जिस तरह कहते हैं ना बहुत खाने के शौकीन हैवी वेट लोग होते हैं, तो उनके लिए फिर स्टेप 1 डाइट कंट्रोल, स्टेप 2 एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप 3 घंटे जिम में एक्सरसाइज करें। उसका मतलब है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, स्टार्ट विद 15 मिनट्स ए डे वॉक, ग्रेजुअली इंक्रीज करें। और डाइट कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो हमारे खाना पीना बंद कर दें। आम तौर पे फैशन है कि अब मैंने वेट कम करना है तो मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया, और बिल्कुल वो भी बहुत गलत चीज़ है। और जो बहुत मार्बिड ओबेसिटी है, उसके लिए जो 2 टॉप प्रोसीजर्स हैं, वो या तो गैस्ट्रिक बैलून है, वो हम मैदे में एक बैलून डाल देते हैं, तो उससे मैदे का साइज़ ज़रा श्रिंक हो जाता है और भूख कम लगती है। या फिर उसका परमानेंट प्रोसीजर जो है वो ये है कि गैस्ट्रिक स्लीव रिसेक्शन या बेंडिंग कहते हैं उसको। लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि परमानेंट फिर आपको विटामिन डेफिशिएंसी, और उसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप कह रही थी कि जब मैसिव सडन वेट लॉस होता है तो उससे स्किन हैंग कर जाती है। बिल्कुल सही, स्किन लटक जाती है। और उससे फिर एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि जी अब पेट की स्किन जो है बहुत लूज़ होके कहाँ पहुँच गई, बाजू की स्किन देखें जी कहाँ पहुँच गए, क्योंकि स्किन तो स्ट्रेच हो चुकी है, आपने बीच में से फैट निकाल दिया, तो स्किन तो वहीं की वहीं रहेगी। तो जबकि अगर आप जो पहले 3 प्रोसीजर्स हैं, जो वैनक्विश है उसमें भी स्किन टाइट होती है, जो कूल स्कल्पटिंग है उसमें भी स्किन टाइट हो जाती है, और अगर हम स्मार्ट लाइपो या वेज़र लाइपो करते हैं
तो उसके साथ भी उसके स्किन भी टाइट, साइड इफेक्ट्स हैं वो कम तो उनमें कम है। लेकिन ये गैस्ट्रिक बैलून जो है, इसकी खूबसूरती ये है कि ये रिवर्सेबल है, कि अगर आपको लगता है कि आप सफिशेंट आपने वेट कम कर लिया है, तो यू कैन रिमूव योर गैस्ट्रिक अच्छा बैलून। डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट आपके पास जो मोटे होना चाहते हैं, जो पतले हो, जो चाहें कि मैंने बिल्कुल, ये भी कभी कभी ऐसा इत्तेफाक भी होता है। इत्तेफाक भी होता है। और ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले जिसे कहते हैं एक्सट्रीम डाइट की होती है, या अंडरलाइंग थायराइड डिजीज़ होती है, या इन बिल्ट फेमिलियल उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। और उन लोगों को सबसे ज़्यादा मसला जो है ना अपनी बॉडी कंटूर्स के अलावा फेशियल कंटूर्स का होता है, कि जी हम बहुत पतले हैं और हमारे मुंह बहुत छोटा आता है, बड़ा। मुंह बहुत छोटा आता है, हमारे गाल बहुत पिचके हुए हैं। हाँ। तो इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैं कभी कभी अखबार में ऐड देखता हूँ कि पिचके हुए गाल या चेहरे के डेंट दूर करें, टेंट दूर किए जाएंगे, बिल्कुल सही। तो वो देख के फिर मुझे उन लोगों की भी लिए एक एहसास होता है कि वाकई दे नीड ट्रीटमेंट। और उसके लिए जो फेस के लिए जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए हम फिलर्स यूज़ कर लेते हैं और फेशियल कंटूर्स तो आ जाते हैं। लेकिन बॉडी कंटूर्स के लिए अगर उन पेशेंट्स को लाजमी तौर पे अपना थायराइड का प्रोफाइल करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी भूख खाते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है। और मैं आई थिंक मैं इसमें गवाही देना चाहूँगी, आई एम वन ऑफ दोस्त कि मैं बहुत खाती हूँ और मुझे लगता नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म तेज होता है, उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, फूड रैपिडली डाइजेस्ट हो जाती है। और आम तौर पे ये फेमिलियल होता है, और बहुत कम % ऑफ द पेशेंट्स होते हैं वो उनमें अंडरलाइंग हाइपरथायराइडिज्म होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन चीज़ों को चेक करना चाहिए। इन डॉक्टर चीज़ों को चेक अब हम स्किन की तरफ भी थोड़ा सा आएंगे और हेयर फॉल पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है, मौसम चेंज हो रहा है और इसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं हेयर फॉल पर बात करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आजकल का मौसम तब्दील हो रहा है और हेयर फॉल बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़ता जा रहा है। सो इसकी क्या मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है इसका, और वजह क्या है इसकी? एक तो इसमें आप आजकल चूँकि शेडिंग का मौसम है, और चूँकि हमारे हेयर साइकिल में होते हैं, मतलब हमारे सारे बाल एक वक्त नहीं बढ़ रहे होते, कुछ बाल शेडिंग फेज़ में, कुछ रेस्टिंग फेज़ में, और कुछ ग्रोइंग फेज़ में होते हैं। तो आजकल जो है शेडिंग ज़रा एक्स्ट्रा होती है, और 50 to 100 हेयर नॉर्मल होता है। या इसको अगर मैं कहूँ कि 10 to 100 इज़ ए डिसेंट काउंट, अगर गिर रही है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के इससे ज़्यादा गिरते हैं आजकल, और उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है मैंने देखा है, और वो है जो एक्स्ट्रा जो है ना, लोग एक्सेसिव डाइट कंट्रोल, या जिसे फाका। अच्छा, उसका इफेक्ट भी बालों उसका पर पड़ता देखिए, है? जब जो हमारे बाल हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स को अगर मेंटेन रखना है तो प्रोटीन चाहिए। तो हमारी जो क्रैश डाइटिंग है, उसका सबसे पहले इफेक्ट हेयर, स्किन और नेल पे आता है। सही। जितने लोग क्रैश डाइटिंग के लिए आते हैं, उन सब का पहला एक्सेसिव प्रॉब्लम हेयर लॉस, सबसे पहला काम खराब जो है वो स्किन का, नेल्स का या हेयर फॉल का होता होता है। है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने अपना वेट बहुत अच्छा ड्रॉप कर लिया होता है, लेकिन एट द प्राइस कि वो चूँकि उन्होंने रैपिड लॉस किया होता है, तो प्राइस उनको ये पे करनी पड़ती है, उनका हेयर लॉस ज़्यादा हो जाता है। उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा एक तो प्रोटीन अपनी डाइट का लाजमी हिस्सा बताएं, और ये बात अक्सर मैंने देखा है कि टीवी पे जो आती हैं डाइटिशियंस, वो भी बड़ा इन्फोर्स कर रही होती हैं कि अपनी डाइट में प्रोटीन्स को ज़रूर शामिल रखें, और इसी तरह विटामिन्स जो कि एसेंशियल्स हैं जो हमारी इन स्किन, हेयर, नेल के लिए, तो वो ज़रूर लें। अच्छा, जो लोग डाइटिंग करते हैं नॉर्मली वो ये करते हैं कि वो अगर विटामिन्स लेने हैं तो मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, प्रोटीन लेनी है तो उसके कुछ मेडिसिन की जो भी उसके सप्लीमेंट्स होते हैं आप वो लेना शुरू कर देते हो। क्या इज़ इट द सेम थिंग कि आप कुछ खा रहे हो जिसमें प्रोटीन है, या डायरेक्ट सप्लीमेंट जो है वो प्रोटीन का या विटामिन का? मेरा ख्याल है कि जब आजकल तो हर चीज़ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक चीज़ों का शोर है, और जब प्रोटीन फ्रीली अवेलेबल है तो फिर आप कैप्सूल क्यों खाएं? बिल्कुल सही। या सप्लीमेंट क्यों लें? जब आपको फ्रीली अवेलेबल है तो आप फिर उसकी तरफ जाएं, जो ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा हेल्दी है, आप वो लें। और हाँ, अगर आप साथ सप्लीमेंट ले लें
तो उसका कोई वो हर्ज नहीं है, नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट्स ले सिर्फ रहे हैं सप्लीमेंट लेंगे और तो फाके फिर कर रहे हैं, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, फायदा नहीं फिर है। आपको वो वही है, उसकी कोई प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये आपने बड़ी पते की बात बताई, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम विटामिन्स और प्रोटीन्स जो हैं वो मेडिसिन खा के पूरे कर लेंगे और खाने से हम बाइकआउट कर लेते हैं ताकि वेट भी कम हो जाए और बाकी चीज़ें भी मेंटेन हो जाए। हाँ, तो ऐसा नहीं, होता नहीं ऐसा है, होता नहीं है। फुल पैकेज वो आपको जो- मिलता नहीं है। हाँ, फुल वो जिस चीज़ का बाइकआउट करेंगे वो बॉडी उसको उसी तरह ही आपको रिप्लाई करेगी। बिल्कुल सही, वो डेफिशिएंसी जो है वो डेफिशिएंसी आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके मौजूद से रहेगी। मौजूद रहेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुख्तलिफ डिजीज़ में भी बाल गिर जाते हैं, जैसे बाल झड़ कह लें, या थायराइड में अक्सर लोगों के पैचेस बिल्कुल। पड़ जाते हैं। बिल्कुल। ये अगर इस एक्सेसिव हेयर लॉस में, एक तो ये डाइट का मसला बहुत कॉमन है हेल्दी पेशेंट्स में, कि पेशेंट बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है, सिर्फ एक्सेसिव डाइट कंट्रोल की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। और फीमेल्स में चूँकि वैसे ही जो साइकिल के प्रॉब्लम्स होते हैं या एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से या प्रेगनेंसीज में वैसी हेयर लॉस ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है, ठीक। और इसके अलावा जो कुछ डिजीज़ हैं, जिस तरह थायराइड है, या अगर किसी को एकदम बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, जिस तरह जब डेंगू हुआ था कि एक अपनी पीक पे था, तो उस वक्त एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन उसकी जिससे फीमेल्स आया करती थी वो दैट वाज हेयर लॉस। इसी तरह टाइफाइड अगर हो या हाई ग्रेड फीवर हो तो उसकी रिकवरी के बाद कुछ लोगों के बाल ज़रूर शेड होते हैं। इसी तरह ये कुछ लोगों को लोकलाइज्ड हेयर लॉस होता है कि छोटे छोटे पैचेस कॉइन्स की सूरत में गिर जाते हैं, जिसे बाल झड़ भी कहते हैं। वो ज़रा एक प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ होती है और उसमें ये है कि अपने मेडिकली उसका इलाज है। मेडिकली उसको आपको फ़ौरन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि फ़र्स्ट टाइम वो डिस्कवर इसको बार करते हैं, क्योंकि पेशेंट के हेयर उसको कवर कर लेते हैं, स्पेशली फीमेल्स में। जी जी। तो जब तक वो डॉक्टर पे पहुंचती हैं तो काफ़ी, या तो बार्बर उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, हेयर ड्रेसर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो जिन्हें मैं कहता हूँ जुबैदा आपा के टोटके, बिल्कुल, वो वो कोई इस्तेमाल ऑयल दे करके- दिया, वो कोई हाँ। वैक्स लगाने के लिए दे दी कि आप ये कि लगा आप लें। ये लगाएं या लहसुन लगाएं, हाँ। ये इससे आपके बाल आ जाएंगे, या कोई एक स्पेसिफिक बाल होता है इसका, वो खिंचवाएं फलां जगह जाके। तो लेकिन इसका जो ही आपको कोई पैच डिस्कवर हो, फ़ौरन अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे मशवरा करें, मशवरा कर लें, चेक क्योंकि करें ये ताकि वो बढ़े ना। बढ़े ना, ताकि इसका वक्ती ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जानिब जो अगर हम फीमेल से मेल साइड पर आ जाएं तो गंजापन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक टाइम हुआ करता था जब हेयर ट्रांसप्लांट कराना काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता था और बहुत कम लोग उसको ये afford कहीं कर आप मेरे बाल देख के तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपके बाल देख के नहीं कह रही हूँ, लेकिन जनरल परसेप्शन है डॉक्टर साहब। और आपके पास भी आई एम श्योर बहुत बड़ी परसेंटेज होगी लोगों की जो मेल साइड के पेशेंट्स हैं वो इसीलिए आते हैं। मेल्स में जो पहले काफ़ी अरसे तक जो एक अकलौता कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता था, दैट वाज हेयर हेयर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट, और वो भी बड़ा कभी बड़ी रेयर हुआ एक- करता था। हाँ जी, बहुत एक उसकी वो बात होती थी कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत। अब हेयर ट्रांसप्लांट भी जिसे कहते हैं, जिस तरह एवोल्यूशनरी स्टेजेस की वजह से बहुत इजी हो गया। जिस तरह पहले ही एक पूरी सर्जरी होती थी, जी। अब सर्जरी की निस्बत अब पूरा स्ट्रिप नहीं निकालते, सिर्फ हम जो है एक एक अलग बाल पीछे से प्लग कर लेते हैं, और उसकी स्पेशल डिवाइस, स्पेशल मशीन। और बाहर अमेरिका में तो आजकल जो सबसे पॉपुलर है वो एक इसका रोबोटिक लेज़र आ गया, अच्छा, कि वो इंडिविजुअली एक एक बाल आपको निकाल के दे देता है और आपने उनको वापस लगाना होता है। और दैट इज़ गुड प्रोसीजर, डाउन टाइम भी कम है, और इसमें हेयर की यील्ड यानी कि रीग्रोथ भी बहुत और अच्छी वो है, पूरा पैच जो है वो और स्टिचअप भी नहीं होता। स्टिचअप भी नहीं होता। और आजकल इसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी इजी प्रोसीजर हो गया और रिजल्ट्स भी अच्छे हो गए। अच्छा, लेकिन अभी जब हम मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं और इसको आपकी कॉस्ट जो है वो इतनी कट डाउन हो गई, मतलब अक्सर जगह पे मैंने एड्स वगैरह भी देखे हैं और लगे हुए भी देखा है कि 30 रुपये में एक बाल लगवाएं, 40 रुपये में एक बाल लगवाएं, या इतने रुपए में 100 बाल लगवाएं। ये क्या स्ट्रैटेजी? जी, इसमें अगेन मैं यही कहूँगा, इसमें भी आजकल चूँकि माल प्रैक्टिस, आपको पता है कि मेडिकल माल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, कि जो प्रोसीजर ज़रा भी पॉपुलर हो तो उसका फ़ौरन ही जो जिसे कहते हैं मशरूमिंग शुरू हो जाती है। सही। कि इवन मैं कुछ ऐसे टेक्नीशियंस को भी जानता हूँ जो हमारे छोटे शहरों में जाके अस खुद उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किए और लोगों को कॉम्प्लिकेशन हुई अच्छा। और लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। हाँ। और बाद में पता लगा जी किस डॉक्टर से कराया जी, कि जी लाहौर से
फलाने एक साहब एक डॉक्टर के क्लिनिक पे आए थे और बाद में पता लगा जी वो डॉक्टर साहब नहीं थे, वो जो हमारे टेक्नीशियंस थे, तो वो अस खुद जाके ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई प्रोसीजर करने लगे तो हमेशा डॉक्टर साहब के बारे में मालूमात लें कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। डर्मेटोलॉजिस्ट आप हैं, आप प्लास्टिक सर्जन हैं, आप इस काम करने के एलिजिबल हैं, आपने इसकी ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली। बिल्कुल सही, ये तो बहुत मैटर करता है। लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर आपने पुराने तरीके से अगर किया है कि पूरी हेयर स्ट्रेप निकाली है और वो आपकी, क्योंकि गंजापन बहुत ज़्यादा है तो आपने जगह जगह पे अगर गंजापन ज़्यादा है तो स्टिल ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस जो है वो स्ट्रिप वाला उसमें वो इतना कोई जिसे कहते हैं इतना खौफनाक ट्रीटमेंट नहीं था। हाँ। या उसमें ऐसी डरने की बात नहीं सारी। लेकिन क्या उसके बाद भी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के बाल नहीं आते? देखें, हर प्रोसीजर में सक्सेस रेट होती है। हाँ। और कोई भी जो होता है कॉस्मेटिक प्रोसीजर, उसमें मेरा ख्याल है कि 80% सक्सेस रेट होती है, 20% या समटाइम्स इवन 30% पेशेंट्स जो हैं उनमें रिज़ल्ट वो अचीव नहीं किया जा सकता जो पेशेंट सोच रहा होता है। सही, मतलब अगर किसी पेशेंट बिल्कुल सही, अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस 100% रख के आए हाँ, तो वो तो किसी मतलब सूरत से में लाइक possible अगर किसी नहीं है। पेशेंट का डोनर एरिया जहाँ से हमने स्ट्रिप लेनी है, हाँ। यहाँ से हमने बाल लेने, जी। वहाँ बाल ही नहीं है तो फिर तो क्या हम उसका करेंगे? सर कैसे भर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब अब दोबारा मत कहिएगा कि अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ या मैं मिसाल ले रही हूँ, लेकिन आई थिंक ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों ये के बहुत लिए, ज़रूरी है जो क्योंकि भाग भाग के जाते हैं जी, कराने के लिए जी। और रिजल्ट नहीं आता तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस शुरू में ही थोड़ी कम रखें। हर कॉस्मेटिक प्रोसीजर में अपना यही असूल रखें कि अगर कोई आपको डॉक्टर कहे कि 100% रिजल्ट दूंगा जी, तो बी वेयर, वो पॉसिबल नहीं है हाँ। किसी सूरत भी। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और टाइम हमारे पास कम था वो खत्म हो गया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आपका। बहुत इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।